हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कोमल सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे दृष्टि आईएएस की बुक को कंप्लीट और आज हम पढ़ेंगे दृष्टि आईएएस का सेकंड चैप्टर जो कि है कीज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यानी आज हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो पहले डेमोक्रेसी के बारे में जानिए, डेमोक्रेसी क्या होती है। जब हम क्रेसी की बात करते हैं, क्रेसी, जब हम क्रेसी की बात करते हैं तो क्रेसी का मतलब होता है शासन करना, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है, तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें हम ये जानते हैं कि अगर हम जो पीपल हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजे जो हमारे ऊपर राज करे, तो इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। बहुत लोगों के दिमाग में भी आता है और आंसर भी इसका यही होता है कि डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें जो शासन करने वाला है वो लोगों के द्वारा चुना गया हो, लोगों के लिए चुना गया हो और लोगों से चुना गया हो। ये ही होता है डेमोक्रेसी का मतलब। लेकिन ये मतलब हम 6 या 7th क्लास या 8th क्लास तक सीमित रखते हैं। जैसे ही हम 9th क्लास में पुटअप होते हैं तो इसका मतलब थोड़ा चेंज होने लग जाता है, जिसके अंदर तुम ये देखोगे कि डेमोक्रेसी है वो एक बहुत बड़ा दायरा है। इस दायरे का एक छोटा सा पार्ट है इलेक्शंस। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे चाइना के अंदर इलेक्शंस होते हैं, चाइना में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्टेड जो पीपल्स हैं वो जाके कानून को बनाते हैं, ऐसा चाइना में होता है। लेकिन बात ये है कि वहां का जो इलेक्शन है ना, उस इलेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी पार्टिसिपेट करती है, सिर्फ एक ही पार्टी होती है, उस पार्टी के अंदर बंदा खड़ा होता है, उसी बंदे को आपको वोट देना है। मान के चलो हमारे यहाँ तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं ना कि भाई ये तो जेजेपी पार्टी से है, ये बीजेपी पार्टी से है, कांग्रेस से है, ये इनेलो से है, फिर अदर लोकल पार्टी से, इस तरीके से खड़े होते हैं, फिर उनको हम वोट देते हैं। यही सब कुछ चलता है। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, चाइना में सिर्फ वन पार्टी है, यानी बीजेपी का बंदा ही खड़ा हुआ और उसे चुना गया, वही जाके शासन करेगा। तो शासन सिर्फ एक पार्टी का हुआ ना, वो कहाँ चलता है, वो चाइना में चलता है, एक पार्टी है। फिर इन्होंने थोड़ा सा डेमोक्रेसी को दिखाने के लिए 2 पार्टी कर दी, 2 पार्टियां कर दी। लेकिन जो दूसरी पार्टी आई है ना, जो ऑपोजिशन पार्टी आई है इनके, हाँ दूसरी पार्टी आई, ऑपोजिशन पार्टी तो बनानी थी पार्लियामेंट के अंदर, तो जो दूसरी पार्टी आई इसको कोई वोट दे नहीं सकता। ये भी यहाँ कंसीडर किया जाता है कि अगर आप दूसरी पार्टी को वोट देते हो और कुछ एक लिमिटेड पर्सन्स होते हैं जिनको ये राइट होता है कि भाई आप अपोजिशन पार्टी को वोट दो, वरना सारे के सारे पर्सन पहली पार्टी को ही वोट देते हैं, किसी को हक नहीं होता दूसरी को दे। अगर पहले वाले की जगह दूसरी को वोट दे दिया जाता है तो उन बंदों के साथ शायद पार्टी के लोग कुछ करते हो या फिर आई डोंट थिंक क्या क्या होता है क्या नहीं होता। बस मुझे ये पता है वहां वन पार्टी सिस्टम है कि इसी पार्टी को वोट दिया जाता है, यही जगह शासन करती है। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस तो होते हैं, बट वो इलेक्शन क्या होने जरूरी है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जरूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने जरूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से क्या मतलब है कि बंदों के पास, जो बंदे वोट कर रहे हैं, जो पीपल वोट कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, वो किसी के दबाव में नहीं आने हुए होने चाहिए, या फिर एक ही पार्टी नहीं मल्टी पार्टी होनी चाहिए। यानी एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, देन एक मल्टी पार्टी। कई जगह 2 पार्टी सिस्टम होता है, कई जगह बहुत पार्टी सिस्टम होता है, बट वहां पे भी डेमोक्रेसी होती है। 2 पार्टी सिस्टम में भी डेमोक्रेसी हो सकती है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है कि बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है, अब ये था डेमोक्रेसी के बारे में एक फंडा कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो होंगे बट वो फ्री और फेयर होने कंपलसरी है, वो फ्री और फेयर होने जरूरी है। ठीक है, अब आप बात करते हैं कानून बनाने की। अगर मान लीजिए आपकी सरकार तो बनी हुई है, सरकार तो बन गई, लेकिन कानून जो बन रहा है, कानून बनाने का काम किसका है? सरकार का है ना। लेकिन ये कानून सरकार की वजह, सरकार के ऊपर बैठी अथॉरिटी, आपको आई थिंक समझ नहीं हो रहा है, मैं आपको आराम से समझाती हूँ। जैसे कि देखिए, आप ये सोचिए, मैं आपको पाकिस्तान का एग्जांपल देती हूँ। पाकिस्तान के अंदर सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद वहां कोर्ट मार्शल हो गया। कोर्ट मार्शल का आप ये मान सकते हैं कि जो मिलिट्री थी ना,
मिलिट्री, जो वहाँ की मिलिट्री थी, वहाँ के जो याया खां नाम था उनका, मिलिट्री के जो हेड थे, उनका नाम था याया खां। तो याया खां ने क्या किया, आके मिलिट्री को ऊपर दिखाया और सरकार को नीचे। यानी मिलिट्री जो कहती थी, जो सैनिक थे वहां के, मिलिट्री का हेड था याया खां, वो जो कुछ भी बोलते थे या जो कुछ भी कहते थे वो ही कानून बनता था। सरकार का कोई फंडा क्लियर नहीं था। यानी कि सरकार बैठी है अपने पार्लियामेंट में, बैठी है, लॉ बना रही है, लेकिन उनके कहे हुए लॉ लागू नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि याया खां ने परमिशन नहीं दी। जब तक याया खां परमिशन नहीं देगा तब तक लॉ लागू नहीं होंगे। अब याया खां आके इस लॉ के अंदर चेंज करेगा या फिर लॉ को बंद कर देगा या फिर कोई नया लॉ बनाएगा, जिसके चलते आगे क्या होगा, जो याया खां का बनाया हुआ लॉ होगा वो लागू होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या एक रियल डेमोक्रेसी है? ये रियल डेमोक्रेसी है ही नहीं। इसमें कानून बनाने की पावर किसको मिलगी? कानून बनाने की पावर किसी अदर पर्सन को मिलगी ना, और वो उस अदर पर्सन को हम कानून बनाने की पावर नहीं देंगे। सिर्फ पावर किसके पास होनी चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। जब सारी पावर रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होगी तब ये माना जाएगा कि हाँ, जो हमारा डेमोक्रेसी है वो सही लाइन पे है और लॉ बना रही है डेमोक्रेसी, वो बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, सो ये सब कुछ चलता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एंड द सेकेंड वन इज दैट लॉ बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। मैंने आपको 2 से 3 चीज बताई है, जो कि है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दूसरा मैंने बनाया है कि अदर पार्टी, अदर अथॉरिटी रूल नहीं